नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 10 एक दिन की बादशाहत के पाठ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सबसे पहले कहानी की बात। प्रश्न 1, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली थी? उत्तर, अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज़ सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए इन्हें भी यह हक दे दिए जाएं। प्रश्न 2, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? जैसे आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने क्या सोचा होगा और दादी ने क्या सोचा होगा? उत्तर, आरिफ ने ये सोचा होगा कि कितना अच्छा होता अगर रोज़ ऐसा ही दिन होता रहे, फिर उसे मज़ा ही मज़ा आता। अम्मा ने ये सोचा होगा कि बच्चों की मर्ज़ी भी कभी कभी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए। और दादी ने ये सोचा होगा कि हम सच्ची में प्रतिदिन इन बच्चों को कितना कष्ट देते हैं। उसके बाद है तुम्हारी बात। प्रश्न 1, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगी? इसका उत्तर बच्चे अपने मन से लिखेंगे तो और अच्छी बात होगी। जैसे अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे। जैसे मनपसंद चीज़ें बनाकर खाएंगे, खूब खेलेंगे। प्रश्न 2, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए ही कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए आरिफ और सलीम को मना कर देना चाहिए था? तो मेरे विचार से आरिफ और सलीम को, यहाँ पे एक नुक्ता है, आरिफ और सलीम को यह सभी काम बिना किसी शिकायत के कर लेने चाहिए थे। जैसे कि रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठने का काम, घर में ज़्यादा शोर मचाए बिना शांति से ही रहने का काम, दोस्तों के साथ ज़्यादा देर तक गप्पे मारने का काम भी तो उनको बंद कर देना चाहिए था और कम जेब खर्च में ही संतुष्ट रहने का काम बिना शिकायत किए ही कर लेने चाहिए थे, क्योंकि ये सब गुड हैबिट्स हैं। और अगर घर के बड़े इन सब चीज़ों को आरिफ और सलीम को सिखाना चाहते थे तो उन्हें भी बिना शिकायत किए इन्हें मान लेना चाहिए था। और मेरे विचार से आरिफ और सलीम को इन कामों को करने से मना कर देना चाहिए था, जैसे बेकार के कपड़े पहनने से, मिर्ची से भरा हुआ मसालेदार सालन खाने से इत्यादि। उसके बाद है तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचते रहते थे। तरकीबें मतलब आइडियाज़। प्रश्न 1, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो मेरे विचार से वे इन तरकीबों के बारे में सोचते होंगे कि काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हमें कोई भी डांटे नहीं, कि हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए। और तीसरा, हम जल्दी से बड़े हो जाएं, तब हमें कोई भी नहीं डांटेगा। प्रश्न 2, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? तो उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे अपने अब्बा से और बड़ों को छोटों की तरह रहने को कह दिया था, और इसी से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। इच्छा कौन सी थी? सभी बड़े लोगों पर अपना हुक्म चलाना, घर का बादशाह बन जाना। उसके बाद प्रश्न 3, क्या तुम उन दोनों की इस तरकीब से भी अच्छा कोई तरकीब सुझा सकते हो? उत्तर, अगर वह दोनों अपनी कुछ आदतों में सुधार लाते तब शायद उन पर इतनी पाबंदियां नहीं लगती। जैसे अगर वो रात को जल्दी सो जाया करते तो शायद मम्मी उन्हें सोने के लिए नहीं डांटती, और अगर सुबह सुबह
खुद से ही उठकर हाथ मुंह धोकर स्कूल के लिए रेडी हो जाया करते, तो शायद उनकी बड़ी दीदी भी उन्हें उठो उठो करके नहीं उठाती। उसके बाद है अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे, उनके मतलब बड़े लोगों के। प्रश्न 1, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? उत्तर, अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। नंबर 2, क्या उन्हें मतलब आरिफ और सलीम को अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? उत्तर, अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम को नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को, यानी कि अपने बच्चों की, आरिफ और सलीम की भावनाओं को समझना चाहिए था। प्रश्न 3, उन्होंने, आरिफ और सलीम ने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? उत्तर, आरिफ और सलीम ने उन्होंने अम्मी से डांटने का अधिकार, सुबह सुबह जल्दी उठाने का अधिकार और अपने पसंद का खाना बनवाने का अधिकार इत्यादि छीने होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बादशाहत के बारे में। बादशाहत क्या होती है? जैसे हमने अपने पाठ के एक्सप्लेनेशन में ही एकदम स्टार्टिंग में, शुरू में समझाया था, बादशाहत जो शब्द है ये बादशाह से बना है। इसका अर्थ है कि किसी भी बादशाह के द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुक्म चलाना, चाहे वो हुक्म उनकी प्रजा को, उनके सिपाहियों को पसंद आए या ना आए। तो तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? और तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी का कोई और शीर्षक दो। उत्तर, घर के बादशाह घर के बड़े लोग होते हैं। आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का हुक्म भी हो सकता है, या फिर अगर आपके मन में कोई और टाइटल आए आप उसे भी लिख सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बता सकते हैं कि आपके मन में कौन सा दूसरा टाइटल आया है। प्रश्न 3, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? उत्तर, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे। यहाँ पे बच्चे के ऊपर एक बिंदु है, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हो गए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे तरमाल, जो एकदम टेस्टी टेस्टी रिच ग्रेवी वाला खाना होता है। वो रोज की तरह आज वह, यानी कि आपा, बड़ी दीदी, तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। प्रश्न 1, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया है। प्रश्न 2, इन चीज़ों के अलावा, इन चीज़ों के बदले में और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो इन दोनों चीज़ों के अलावा हलवा पूरी, खीर, मिठाइयाँ, बहुत सारे घी और दूध मावे से बने हुए पकवान, डिशेस, इन सब चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। प्रश्न 3, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगता, जैसे चावल, दाल, कुछ कुछ सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी, ये सब खाने के सामान तो हैं, हम खाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन चीज़ों को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाए, या फिर ये बहुत ही मसालेदार हो खाने में, बहुत ही रिच हो खाने में, कि इनमें बहुत सारे घी या फिर दूध, मक्खन का इस्तेमाल किया हो इन्हें पकाने में। तो इन चीज़ों को हम तरमाल नहीं बोल सकते, हमें तरमाल नहीं लगता। उसके बाद है प्रश्न 4, इन चीज़ों को तुम फिर क्या नाम देना चाहोगे, उसे सुझाओ। तो जैसे चावल, दाल, सब्जियां, दलिया, दूध, रोटी, ये सब नॉर्मल फूड आइटम्स है। इन चीज़ों को हम खाद्य पदार्थ के नाम से बुलाना चाहेंगे। खाद्य यानी कि खाने लायक, पदार्थ यानी कि चीज़ें। उसके बाद है मनपसंद कपड़े। बिल्कुल इसी तरह तो वह, यानी कि आपा, बड़ी दीदी, आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज़,
उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। अब तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ और वह कपड़ा तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है आपको वो भी बताना है। तो जैसे लड़कियों को सुंदर से पार्टी वेयर फ्रॉक्स और लड़कों को सुंदर सुंदर कुर्ते पजामे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि अक्सर बच्चे फेस्टिवल्स के टाइम या फिर पार्टी के टाइम पहनते हैं। तो आपको भी अपना कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगता है आपको उसके बारे में लिखना है। मुझे अपनी एक लंबी फ्रॉक और लड़कों को पैंट और कमीज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसका रंग और उसकी चमक बहुत ही अच्छी है और उसका कपड़ा भी बहुत मुलायम, सॉफ्ट और आरामदायक है, कंफर्टेबल है। उसके बाद है प्रश्न 2, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं। जैसे पहनने की कौन सी चीज़ तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है। जैसे पुराने कपड़े किसी को भी पहनने में अच्छे नहीं लगते, फीके रंग के कपड़े जिनके रंग कलर्स फेड हो गए होते हैं उन्हें पहनना भी बच्चों को या फिर किसी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद खाने पीने की कौन सी चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती है, एकदम अच्छी नहीं लगती। तो जैसे दूध, दलिया, ये सब बहुत ही मामूली सी चीज़ें होती है, सबको टेस्टी नहीं लगते। तो उसी तरीके से आपको भी कौन कौन से खाने पीने की चीज़ें अच्छी नहीं लगती आपको वो यहाँ पे लिखना है। करने के काम में कौन सी चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल बेकार लगती है। तो जैसे सुबह जल्दी उठने का काम, अधिक पढ़ाई करने का काम, या फिर अगर पूरे दिन मम्मी घर में टीवी नहीं देखने देती, टीवी न देख पाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बेकार लगती है। उसके बाद खेल कौन से हैं जो तुम्हें बिल्कुल बेकार लगते हैं। वैसे तो ऐसे ही शायद कोई गेम होगा जो बच्चों को पसंद नहीं आता होगा, तो इसका उत्तर आप अपने मन से लिखेंगे तो ही अच्छा है। तो मैंने लिखा है कि जैसे घर में बैठे बैठे कोई भी खेल खेलना मुझे बेकार लगता है, घर के बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलने में ही तो ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद है प्रश्न हल्का भारी। पढ़ के देखते हैं। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी। जब उन बच्चों ने अपनी बड़ी दीदी को भारी साड़ी पहन के कॉलेज में जाते हुए देखा था, तब बच्चों ने ऐसी ही बातें की थी अपनी दीदी से। यहाँ पे भारी साड़ी से क्या मतलब है। साड़ी का वज़न ज़्यादा था, मतलब साड़ी बहुत हैवी था, भारी था। साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, मॉडल्स थे, या फिर साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई की गई थी, फ्लावर्स के एम्ब्रॉयडरी किए हुए थे। करेक्ट उत्तर है ये वाला कि साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई की गई थी, जिससे वो साड़ी बहुत ही कॉस्टली और रिच लग रहा था। पढ़ते हैं हम प्रश्न ख। भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश, इन चारों चीज़ों में भारी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ऊपर ये जो भारी विशेषण हमने पढ़ा, विशेषण शब्द यानी कि एडजेक्टिव्स, जो किसी भी संज्ञा का स्पेशलिटी बताता है। तो ये जो भारी शब्द है, ये विशेषण 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है और इससे चारों में भारी का अर्थ एक जैसा नहीं है, अलग अलग मीनिंग है। तो इनमें क्या अंतर है हमें वो लिखना है। तो जैसे हमने भारी साड़ी के बारे में पढ़ा, भारी साड़ी में जो भारी विशेषण है उसका मतलब कि वो साड़ी बहुत ही ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कढ़ाई किया हुआ है, बहुत ही एम्ब्रॉयडरी से भरी हुई साड़ी है। वो नॉर्मल सिंपल सी प्रिंट की गई साड़ी नहीं है। और इसी कारण, इसी कॉस्टली होने के कारण या फिर एम्ब्रॉयडरी से भरे होने के कारण इस साड़ी को भारी साड़ी कहकर इस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द था भारी अटैची, मतलब कि हैवी ब्रीफकेस। इस शब्द में भारी विशेषण वजनदार चीज़ों को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। वजनदार मतलब कि जो चीज़ों में वजन होती है, वेट होता है। कोई भी चीज़ अगर हैवी होता है तो हम उसे बोलते हैं भारी अटैची। आपका स्कूल बैग बहुत ही भारी है, हैवी है, तो हम भारी विशेषण लगाते हैं। तीसरा भारी विशेषण हम कब लगाते हैं, जैसे भारी काम। भारी काम में भारी जो विशेषण है उसमें
मुश्किल काम का मतलब बताया गया है। जैसे इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। अगर आपको बोला जाए कि आप रस्सी से बांधकर एक स्कूटर को खींचिए तो वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा। तो मैं ये विशेषण लगा सकती हूँ कि इस बच्चे को जो काम दिया गया है बहुत ही भारी काम है, मतलब कि वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, मुश्किल काम है। और चौथा, हम भारी विशेषण कब लगाते हैं? जैसे भारी बारिश हो रही है। इस वाक्य में, इस शब्द में भारी विशेषण का मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इट मीन्स अ लॉट ऑफ समथिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा प्रश्न ग। भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो भारी का ही ऑपोजिट है हल्का। जैसे हल्का कपड़ा, ऐसा कोई कपड़ा जो बहुत ही सिंपल हो, लाइट वेट हो, जिसमें ज़्यादा डिज़ाइंस ना हो, कढ़ाई ना किया गया हो, जो लेस कॉस्टली हो, सिंपल हो। उसी तरह हल्का काम, जो काम इजी टू डू हो, जिसे हमें करने में ज़्यादा मुश्किल ना आए, आसानी से हम कर पाएँ, वो है हल्का फुल्का काम। उसी तरह हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, एकदम हल्की हल्की बूंदाबांदी गिर रही है, उसे हम कहेंगे हल्की बारिश, जिसका मतलब है क्वांटिटी में कम होना, लेस और लिटिल। उसके बाद चौथा शब्द था हैवीनेस, हल्का डब्बा, यानी कि जो वेट करने में लाइट हो, हल्का हो, उसे हम हल्का कहेंगे। तो इस तरीके से हल्का शब्द भी ऐसा है जो अलग अलग संज्ञा शब्द के साथ जब लगता है तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपके पाठ का आखिरी प्रश्न। इस पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है हमने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ, हिंदी और इंग्लिश शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ चावल की रोटियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.